बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहलो अयाल ठीक होंगे। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, दोनों के ऊपर मुख्तसर बात करेंगे। एक तो आज पाकिस्तान में निगरान काबीना ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। 16 रुकनी निगरान काबीना में जो अहम तरीन लोग हैं उनके बारे में बात करूँगा, और उसके बाद एक और बहुत अहम बात करूँगा कि हसन न्याजी जिसका केस अब मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, और 9.5 मई में मुलव्वस जो लोग हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनको फैसिलिटेटर्स हैं, जो उस प्लान को बनाने वाले हैं और जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनके साथ क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ रेलिवेंट है। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ट्रू स्टोरी है वो आप में से अक्सर लोगों तक पहुँच जाए। पहली बात करता हूँ जी, निगरान काबीना 5 बजे के करीब हल्फ हुआ। मैंने अपने दिगर कोलीग्स के साथ समा टीवी पे इसके ऊपर उस वक्त एनालिसिस भी किया। आपको भी बताता चलूँ, पाकिस्तान को दो चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज जो है वो इकॉनमी के मार्च पे है। एक आम आदमी पाकिस्तानी वो परेशान है कि मुल्क की इकॉनमी का क्या बनेगा, उसके बच्चे पेट भर के खाना कैसे खाएंगे, उसके मसाइल कैसे हल होंगे, उसकी इनकम कैसे बेहतर होगी। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि निगरान काबीना में इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को लाया गया है, और इसी तरह फ़ॉरेन पॉलिसी का एक मसला है कि पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में इमेज कैसे बेहतर होगा, उसके लिए जलील अब्बास जिलानी है। जलील अब्बास जिलानी उस वक्त के अंदर पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई सर्दमहरी थी। ये वो वक्त था जब नेटो सप्लाई बंद थी, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन उस टफ सिचुएशन के अंदर भी जलील अब्बास जिलानी ने अच्छा डिलीवर किया और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में किरदार अदा किया। तो वो एक वेल सीजन डिप्लोमेट हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ों को ठीक करने में खासी मददगार होंगे, और एक जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो एक इमेज है उसको मज़ीद बेहतर करने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं जी, इकॉनमी कैसे बेहतर होगी। इस वक्त आपको ये समझने की बात है, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल्लाह काकर साहब, वो उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आपका होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी बलूचिस्तान से हैं। और इसी तरह चेयरमैन सेनेट जो हैं वो सादिक संजरानी बलूचिस्तान से, गो के उनका कोई खास आज सच बलूचिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह मिनरल्स कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी उस मामले को देख रही है। इसी तरह स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का क्या, वो एक इंतहाई अहम चीज़ है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो कि एक एवरेज $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं, उनकी यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसमें बैरूनी इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। उसमें कतर है, उसमें यूएई है, उसमें सऊदी अरब है, क्योंकि तीनों वो मुल्क हैं जो अपनी जो पावर जनरेशन की जो ज़रूरत है या एनर्जी प्रोडक्शन की जो नीड है, उसके लिए अब ऑयल पे नहीं डिपेंड करना चाहते। ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जाना चाहते हैं। यानी जैसे कि पाकिस्तान के पास रेकोडिक है, इसी तरीके से हमारे पास दीगर बहुत वर्थी रिसोर्सेज हैं जो कि इस पर्पस के लिए और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होंगे। तो इस सारे सिनेरियो में मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो निगरान काबीना बनी है, इसके अंदर माहिरीन अपनी जगह मौजूद हैं। माहिरीन जो हैं शोबाजात के, उनका टारगेट ये होगा कि वो अपने अपने शोबे को अपलिफ्ट करें, ऊपर ले जाएं, और अल्टीमेटली मुल्क को ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली इकॉनमी ऊपर जाएगी। क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो सियासतदान हैं, ये हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत खेलते हैं। ये हमेशा इक़्तिदार की सियासत खेलते हैं, ये हमेशा कुर्सी के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये जो नॉन पॉलिटिकल कैबिनेट आई है, ए पॉलिटिकल कैबिनेट आई है, इसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपने अपने शोबों में काम करेंगे, डिलीवर करेंगे। इनसे सवाल भी होंगे, हम इनके सामने सवाल भी रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने रखेंगे जो आवाम के मुफाद की होंगी। और मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। दूसरा जो मैं इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू मैंने देखा, मिशाल हुसैन मलिक, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया, जो कि यासीन मलिक इस वक्त हिंदुस्तान के जेलों में हैं, बोगस मुकदमात फेस कर रहे हैं। उनकी अहलिया को पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री देकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा बोल्ड क्लियर मैसेज दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी आवाज़, हम तो बने ही बने हैं, माजी में भी बने हैं, मुस्तकबिल में भी बनेंगे, लेकिन हमने अब आप ही के मकबूल हुर्रियत रहनुमा की वाइफ को हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इस लेवल के ऊपर जगह दे दी है कि वो पूरी दुनिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और वो ह्यूमन राइट वायलेशन जिसकी वो खुद विक्टिम है, उनकी बच्ची रजिया सुल्ताना विक्टिम है, उसको पूरी दुनिया में प्रचार करे। तो मैं समझता हूँ एक वंडरफुल स्टेप है। कैबिनेट के बाकी लोगों के बारे में भी, सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के होम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, वसी तजर्बा है, टेररिज्म से डील किया हुआ है, और बलूचिस्तान के अमन में उनकी भी सेक्रीफाइस है।
جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہ ایک ہارڈ کور ٹیررسٹ کا علاقہ تھا ماضی میں، وہاں سے دہشت گردی کے خاتمے میں اور بگٹی قوم کو پاکستان کے پرچم تلے جمع کرنے میں سرفراز بگٹی کا نو ڈاؤٹ ایک بڑا کلیدی رول ہے، اور ایک ویل ڈیزروڈ اپوائنٹمنٹ ہے سرفراز بگٹی کی، اور اس طرح سے دیگر لوگ ہیں جو کیبنٹ کے اندر ہیں۔ تو میں دو چیزیں اب اینڈ کی طرف آ رہا ہوں بات کو، ایک طرف ریاست پاکستان اکانومی کے اوپر کام کرے گی، دوسری طرف حسان نیازی کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا، اور وہ تمام لوگ جو سانے 9 مئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے ان میں سے کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اگر آج کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں کسی بل میں چھپا ہوں، میں کہیں اور ہوں، میں کہیں بیرون ملک ہوں اور میں بچ جاؤں گا، یقین کیجئے وہ غلطی پہ ہے، وہ نہیں بچے گا، کیونکہ ریاست نے اس معاملے میں سکنجہ مضبوط کیا ہوا ہے۔ اور جو انتہائی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سابق آرمی چیف کی اگر نواسی جیل جا سکتی ہے، اسی طریقے سے کئی اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ سابق جو ریٹائرڈ آفیسرز تھے ان کے متعلقہ ریلیٹیوز وغیرہ وہ بھی جیلوں میں ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں بچے گا۔ اور اس سازش پہ وہ جو ایک اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ جو چوری اور سینہ زوری کی جو روش ہے اس نے فوج کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے ریاستی اداروں کو تکلیف دی ہے، جو شہداء کی فیملیز کے تقدس، جو شہداء کی تصویر ان کے مزارات کا تقدس پامال کیا گیا، اس نے فوج کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا، اور یقین کیجئے کہ اس میں کوئی نہیں بچے گا، زیرو ٹالرنس ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ آج بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یوتھیوں کو یا عمران خان اور اس کے جو 9 مئی کے جو منصوبہ سازوں کو، ان کو ڈیفینڈ کرنا بند کریں۔ یہ میں بڑا ہونیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا ایمانداری سے بتا رہا ہوں، جو اوورسیز باہر بیٹھ کے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ اب جو حالات کی چھڑی ہے وہ گھومنے والی ہے۔ اب حالات جو ہے وہ ریاست کا جو برداشت تھا وہ جواب دے چکا ہے، اور ہر وہ شخص جو 9 مئی کے سانے کے اندر ملوث ہے، اس نے چاہے وہ آواز اٹھائی اس کے لیے، اس نے لوگوں کو ورگلایا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، وہ براہ راست چڑھائی کے اندر تھا، یہ سارے لوگ گرپ میں آئیں گے، سکنجے میں آئیں گے۔ لہٰذا آپ لوگ اس سے دور ہو جائیں، اور کل میں آپ کو بہت ساری امپورٹنٹ باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔